हाँ, तो चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारे पास बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स की, है ना। अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं ईथर के प्रिपरेशन के बारे में और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, अल्कोहल, इन सब के बारे में। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास आता है रिएक्शन विद क्लोरीन। तो हमारे ईथर जो होते हैं वो क्लोरीन से कुछ इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि मान लो हमने लिया क्या, CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस Cl2, और हमने अगर डार्क, हम लोगों ने एनवायरमेंट बना रखा है डार्क, है ना। तो इसमें क्या बन जाएगा हमारा बेसिकली, अगर हम क्या कर दें, इससे कर दें -HCl, अगर कर दें तो हमारा बेसिकली बन जाएगा ये इसमें होता क्या है कि ये है हमारा ईथर का O, और ये है अल्फा कार्बन, एक ये बीटा कार्बन, एक ये अल्फा कार्बन, एक ये बीटा कार्बन, है ना। अल्फा वो होता है जो O से जुड़ा है, और जो अल्फा से जुड़ा है वो है बीटा। तो अब होता है क्या है इसमें रिएक्शन विद क्लोरीन में डार्क में होता ये है कि हमारे अल्फा पे एक H हट के एक Cl आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा बन जाता है ना, CHCl O CH2 CH3, है ना। अब इसके बाद मान लो हम लोगों ने एक बार और इसमें क्या डाल दिया, Cl2 डाल दिया, इसमें एक और बार Cl2 डाल दिया डार्क में, है ना। तो क्या हो जाएगा -HCl, इसमें फिर से एक और बार इसमें हम लोग का अल्फा पोजीशन पे Cl आ जाएगा सिंपली, है ना। CH3 CH Cl O CH Cl CH3, है ना। कुछ इस तरीके से हम लोग का रिएक्शन हो जाएगा एंड हम लोग को मिल जाएगा क्या, वन वन क्लोरो इथॉक्सी, वन क्लोरो इथेन, है ना। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, इसको लिख सकते हैं जैसे ये पार्ट है हमारा क्या, इस पार्ट को लिख दो पूरा, ये इस पार्ट को लिख देंगे कैसे, वन वन पे क्या है, वन पे क्लोरो है ना, और ये वन है, ये हमारा मेन चेन के वन पे क्या है, हमारा पूरा इथॉक्सी वाला पार्ट, है ना। तो वन, फिर वन क्लोरो इथॉक्सी, वन क्लोरो इथॉक्सी, है ना। इथॉक्सी यानी कि दो, वो ये है इसमें वन क्लोरो इथॉक्सी, और उसके बाद वन पे ये है, एंड उसके बाद और क्या है ना, वन क्लोरो इथेन, वन क्लोरो इथेन। कुछ इस तरीके से इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा। एंड हम लोग डार्क में ऐसे रिएक्शन करते हैं और लाइट में कैसे करेंगे, लाइट की प्रेजेंस में देखना, लाइट की प्रेजेंस में बेसिकली होगा क्या कि अगर हमने ये ईथर लिया CH3 CH2, है ना, O CH2 CH3, और एक्सेस में मान लो की बात हमने Cl2 ले लिया एक्सेस में, है ना, और हमने इधर दिखा दी सनलाइट, है ना, सनलाइट या फिर लाइट, कोई भी नॉर्मल लाइट भी चलेगी, है ना। बेसिकली लाइट में हम लोगों ने कर लिया, डार्क रूम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हमारे जितने भी एच है वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो 10 के 10 हमारे CCl3 CCl2 O CCl2 और CCl भी सारे के सारे हम लोग का ये बन जाएगा क्या, इसको हम लोग कहते हैं पर क्लोरो डाइथाइल ईथर, है ना। पर क्लोरो, इसका कॉमन नेम पर क्लोरो डाइथाइल ईथर, है ना। ये इसका कॉमन नेम पर क्लोरो डाइथाइल ईथर हम लोग के, क्योंकि लाइट में लेंगे तो सारे के सारे जो H है वो हमारे ये Cl में बदल जाएंगे, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है ऑक्सीडेशन, जिसमें हम लोग का पेरोक्साइड का फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। पेरोक्साइड का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है कि हमारा जो अगर ईथर है ना, ईथर है, जैसे कि ये ईथर है हमारा, है ना, ये इस तरीके से ईथर है। अगर ये एटमॉस्फेयर में काफी देर तक एक्सपोज रहा, काफी देर तक एयर के कांटेक्ट में रहा, तो ये बेसिकली हमारी एयर से या फिर ऑक्सीजन से क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है ना। तो ये हमारा बना लेता है एयर और लाइट की प्रेजेंस में, एयर और लाइट की प्रेजेंस में क्या बना लेता है, पेरोक्साइड बना लेता है। पेरोक्साइड कुछ इस तरीके से C2H5, है ना, O C2H5, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग इसमें से हो जाती है कुछ इस तरीके से, है ना। ये बन जाता है हमारा क्या, पेरोक्साइड फॉर्मेशन हो जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से मिलके, है ना। अब जो ये पेरोक्साइड्स होते हैं ये काफी एक्सप्लोसिव होते हैं, है ना। पेरोक्साइड जो फॉर्म होते हैं काफी एक्सप्लोसिव होते हैं, भले ही लो कॉन्सेंट्रेशन में हो, ये बहुत जल्दी
फट सकते हैं, एक्सप्लोजन कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग को जब हम लोग किसी बोतल में भर के रखे रहते हैं पेरोक्साइड्स को, और काफी मतलब पेरोक्साइड्स को क्या, अगर हम काफी बॉटल में भर के रखे रहेंगे, काफी पुराना सैंपल हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि उनमें जो है कि मतलब द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स इन ओल्ड सैंपल्स ऑफ ईथर, है ना, कि मतलब हम लोगों ने अपनी बॉटल ले ली, एक बॉटल है ना, उसमें हम लोगों ने ईथर भर के रखा है। अब हम लोग को चेक करना है कि ये कहीं ईथर पेरोक्साइड तो नहीं बन गया। अगर पेरोक्साइड बन गया होगा तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस बॉटल में जो ईथर है उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको शेक करते हैं विद अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट फॉलोड बाय एडिशन ऑफ, यानी कि इसमें हम लोग डालते हैं, क्या डालते हैं, इसमें हम लोग डालते हैं फेरस सल्फेट डालते हैं, यानी कि Fe2+ आयन इसमें डालते हैं। तो वो बेसिकली बदल जाता है किसमें, अगर पेरोक्साइड होगा तो वो बदल जाएगा किसमें, वो बदल जाएगा Fe3+ आयन में, Fe3+ आयन में बदल जाएगा, Fe3+ आयन में बदल जाएगा यदि हम फेरस सल्फेट डालेंगे, है ना, Fe3+ आयन में बदल जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर हम इसमें पोटेशियम थायोसाइनेट भी डालें, क्या डालेंगे, पोटेशियम थायोसाइनेट KSCN, है ना, पोटेशियम थायोसाइनेट, अगर इसमें हम थायोसाइनेट इस KCNS ना, ऐसे अगर हमने पोटेशियम थायोसाइनेट इसमें डाला तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, बेसिकली ये जो बना था Fe3+ बना था, इसमें HCN रिएक्ट कर जाएगा, है ना, HCN माइनस रिएक्ट कर जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा FeSCN होल थ्राइस, और इसका आ जाएगा रेड कलर, है ना। ये हम लोग का कैसा होगा, रेड कलर का मतलब होता है हमारा ये फेरिक थायोसाइनेट, है ना, रेड कलर का होता है बेसिकली हमारा ये फेरिक थायोसाइनेट। हम लोग को तब हम लोग को पता चल जाएगी कि इसमें क्या है, पेरोक्साइड है। यानी कि हम लोग बेसिकली क्या किया, हमारे पास ईथर रखा था, अब हमें पता करना है कि ये पेरोक्साइड तो नहीं बन गया। अब इसको हमको चेक करने के लिए इसको हम पहले हम लोग डालेंगे इसमें फेरस सल्फेट, थोड़ा सा डालेंगे फेरस सल्फेट डालेंगे, और फिर इसके अंदर डाल देंगे पोटेशियम थायोसाइनेट, अगर फिर उसको शेक करेंगे। शेक करने के बाद अगर हम लोग को रेड कलर दिखता है, इसका मतलब ये पेरोक्साइड बन गया है। इससे हमें पता चल जाएगा कि पेरोक्साइड इसके अंदर है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये बन जाता है। फिर क्योंकि पेरोक्साइड जो होते हैं वो काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं, इसलिए हम लोग को जो ओल्ड सैंपल हम लोग ईथर का यूज करते हैं उसको पहले वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें क्या पता भाई इसमें पेरोक्साइड बना या नहीं बना। इस वजह से ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर को पहले हम लोग क्या कर लेना चाहिए, प्योरीफाई कर लेना चाहिए बिफोर यूज, है ना। इसको हम लोग कैसे करते हैं, वॉशिंग करते हैं। दिस इज डन बाय वॉशिंग द ईथर विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ फेरस सॉल्ट, है ना। इसको हम लोग किससे वॉश करते हैं, इसको हम लोग वॉश करते हैं फेरस सॉल्ट से। इसको फेरस सॉल्ट से वॉश करने से, फेरस सॉल्ट से वॉश करने पर होता क्या है कि हमारे जो पेरोक्साइड होते हैं वो अल्कोहल में बदल जाते हैं हमारे, है ना। जो अगर हमने इसमें इसको जो ईथर जो काफी टाइम से रखा है उसको हमने अगर फेरस सॉल्ट से वो किया, वॉश किया, तो हमारा जो ये है क्या पेरोक्साइड, वो किसमें बदल जाता है, वो हमारा अल्कोहल में बदल जाता है। और हम लोग इसको या तो अगर फेरस सॉल्ट से नहीं है हमारे पास, तो हम लोग इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से भी डिस्टिलेशन कर सकते हैं, तब भी ये प्यूरिफाई हो जाएगा। एंड देन उसके बाद हम अपना टेस्ट वगैरह कर सकते हैं हमारा अपना ईथर के साथ, है ना। तो होपफुली ये पेरोक्साइड फॉर्मेशन का कैसे होगा ये समझ में आया होगा, एंड इसकी थ्योरी भी समझ में आई होगी कि थ्योरी में क्या क्या पूछा जा सकता है ना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बारी आती है रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड, HI से कैसे रिएक्ट करते हैं हमारे ईथर्स। वो भी पहले बात करते हैं हम लोग कोल्ड में, है ना, ठंड में, है ना, ठंडी एरिया में, कोल्ड वाले एरिया में, के कोल्ड एटमॉस्फेयर में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो बेसिकली हमने अगर लिया C2H5O, C2H5 कुछ इस तरीके से, और इसमें HI डाल दिया, है ना, कोल्ड, तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा, देखो एक तरफ H जाके जुड़ जाएगा, एक तरफ I जाके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, C2H5I और प्लस C2H5। अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन थी, सिमेट्रिकल ईथर था, मतलब सिमेट्रिकल ईथर था, मतलब इसमें I जाए, चाहे इसमें I जाए, और चाहे इसमें H जाए, और चाहे इसमें H जाए, बराबर बात है ना। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये आयोडो इथेन बन जाएगा, एंड हमारा इथेनॉल बन जाएगा, है ना। कुछ इस तरीके से कोल्ड में इस तरीके से रिएक्ट करेगा। बट अगर मान लो की बात हमने क्या लिया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली, मतलब मान लो की बात ऐसे CH3O C2H5, अब हमारा किधर साइड आई जाएगा, किधर साइड हमारा H जाएगा। तो बेसिकली अगर हम इसको कोल्ड में कर दें, इसको भी कोल्ड में रिएक्ट करवा दें, तो बेसिकली होगा क्या कि हमारा जो I है वो वाला पार्ट उधर जाएगा जिस साइड हमारा लेस कार्बन एटम्स है। हमारा जो ये I वाला पार्ट है ये हमारा कहाँ जाएगा, जिस तरफ लेस कार्बन एटम्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी ना, CH3I और C2H5
OH हमारा बन के तैयार हो जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से C2H5OH ऐसे, है ना। है ना, तो सी जहाँ पे कम हमारे पास जहाँ कम लेस कार्बन आइटम्स है वहां पे हमारा आई जाएगा, है ना। आई एच आई ले सकते हैं, यहाँ पे एच बी आर भी ले सकते हैं, है ना। तो आई कहाँ जाएगा, कम कार्बन वाले के पास, और एच कहाँ जाएगा, C2H5OH के पास, क्योंकि यहाँ पे आई यहाँ पे इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम थी, है ना। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके से कोल्ड में हमारी रिएक्शन होती है, ठीक है। फिर अब बात आती है हीट में कैसी रिएक्शन होती है, मतलब हॉट एटमोसफेयर में, है ना। तो अब बात कर लेते हैं हॉट एटमॉस्फेयर या फिर हीट, है ना, उसमें कैसे रिएक्शन होती है। उसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो होता है ईथर C2H5O, C2H5, है ना, इसको हमने HI से रिएक्ट कराया, एक्सेस में लिया। अगर हम इसको एक्सेस में ले लें, है ना, इसको एक्सेस में ले लें, है ना, और इसको हम हीट कर दें, इसको हीट कर देंगे तो बेसिकली होगा क्या कि हमारे दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे इसके इसके C2H5I के, है ना। दो मॉलिक्यूल C2H5I के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे एंड हमारा H2O निकल जाएगा, है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो देखो आपको, एक तो हमारा बनता है C2H5I और फिर बनता है C2H5OH, है ना। C2H5I और C2H5OH हम लोग को पता है कि गोल्ड में बनता है, लेकिन क्योंकि हमने हीट किया है तो C2H5OH भी HI से रिएक्ट कर जाएगा और C2H5OH HI से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, वो भी C2H5I बना लेगा एंड हमारा H2O बाहर निकल जाएगा। कुछ इस तरीके से हम लोग की ये वाली रिएक्शन होती है। अब मान लो कि बात अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, कुछ इस तरीके से CH3O C2H5 प्लस 2HI, है ना, इसको भी एक्सेस में ले लिया, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा CH3I प्लस C2H5 आई और प्लस H2O। कुछ इस तरीके से हम लोग का ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। हाँ, इसके अलावा मान लो की बात, इसके बाद हम लोग का बात ये आती है कि अगर इसमें HI HBr और HCl इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ऑब्वियस सी बात है HI होगा, क्योंकि I माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर उसके बाद HBr रिएक्टिव होगा और फिर होगा HCl। I माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से वो H को जल्दी निकाल देगा। HBr उसके बाद रिएक्टिव होता है, मतलब Br उसके बाद स्टेबल होता है, तो वो H को उसके बाद उस तरीके से निकालेगा। और इन तीनों में आपस में HCl सबसे कम में जो Cl माइनस है वो सबसे कम स्टेबल होता है, तो H को सबसे मतलब देर में निकालेगा, अपने पास ही रखे रहेगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से होता है हम लोग का ऑर्डर की हमारा, क्योंकि I माइनस स्टेबल होता है Br माइनस से, जो स्टेबल होता है Cl माइनस से, इस वजह से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कुछ इस तरीके से होती है हमारी, है ना। और फिर बात आती है अगर हमारे पास एल्किल एराइल ईथर्स होंगे, यानी कि मान लो की बात है ऐसा, अगर हमारे पास एल्किल एराइल ईथर्स हैं OCH3 और इसमें हम लोगों ने क्या डाल दिया HI, और इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो हमारा क्या बन जाएगा, बेसिकली हमारा फिर से जिस साइड कम कार्बन आइटम है उस साइड हमारा I चला जाएगा और बाकी जगह OH, है ना। इधर कम कार्बन आइटम है, हमारा कम कार्बन आइटम बेसिकली हमारा लीनियर चेन के साथ, हम कह देंगे क्या, लीनियर चेन के साथ वो चला जाएगा क्या, ICH3I, और हमारा बेंजीन के साथ H लग जाएगा, यानी कि फिनॉल बन जाएगा। कुछ इस तरीके से। अब अगर पूछा जाए कि डाई अराइल ईथर्स, यानी कि अगर हम लोग से ऐसे दे दिया जाए कि कुछ हम लोग का ये बना हुआ है कुछ ऐसे, ऐसे O ये रहा और ये हमारा ये, है ना, ये हमारा डाई अराइल ईथर है। डाई अराइल ईथर क्या होगा कि ये बेसिकली HI से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि भाई किधर I जाएगा, किधर O जाएगा, मतलब H जाएगा, तो इधर ये जो है ये हमारा HI से रिएक्ट नहीं करेगा। हमारा सिर्फ यही जो है सिर्फ एक एल्किल अराइल ईथर सी जो है वो सिर्फ HI से रिएक्ट करेंगे एंड कुछ इस तरीके से हीट में रिएक्शन होगी। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बारी आती है रिएक्शन विद PCl5। PCl5 से किस तरीके से हमारा ईथर रिएक्ट करता है। तो मान लो हमारे पास है C2H5O, है ना, और इसमें है क्या C2H5, है ना, इसको हमने रिएक्ट करा दिया PCl5 से, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बेसिकली बन जाएगा 2C2H5Cl और प्लस PO
Cl3 हमारा निकल जाएगा। और या फिर हम लोगों ने ऐसे कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन मतलब ईथर ले लिया, CH3OC2H5, इसको रिएक्ट करा दिया PCl5 से, तो हमारा बेसिकली क्या बन जाएगा, बेसिकली हमारा बन जाएगा CH3Cl प्लस C2H5Cl और प्लस POCl3। कुछ इस तरीके से हम लोग का ये वाला चीज बन जाएगी रिएक्शन विद PCl5 के साथ, है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास बात आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रोमिनेशन की। तो ब्रोमिनेशन हम लोग का कैसे होता है, एनिसोल ले लेते हैं हम लोग। एनिसोल यानी कि ऐसे बनता है और इसमें लगा होता है OCH3, है ना। इसको हम लोग रिएक्ट करा देते हैं Br2 से, इसकी प्रेजेंस में, Fe की प्रेजेंस में, है ना, आयरन की प्रेजेंस में हम लोग इसको रिएक्ट करा देते हैं और ये हमारा क्या बन जाता है, ये हेलोजन कैरियर के तरीके एक्ट करता है। एंड ये हमारा क्या बन जाता है, इधर OCH3, है ना, इधर Br, इधर Br और इधर Br। तो हम लोग का फाइनली क्या बन जाता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो 1 मिथॉक्सी बेंजीन, है ना। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो 1 मिथॉक्सी, 1 पे मिथॉक्सी, और ये बेंजीन हम लोग का पूरा तरीके से बन जाता है। या फिर हम लोग इसको और कह सकते हैं, इसका दूसरा IUPAC नेम विल बी 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिसोल, है ना। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिसोल ये होता है किस केस में, जब हम Br2Fe डालते हैं तब। मगर मान लो की बात है, हमें अगर वो बनाना है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें Fe की जगह CS2 डाल देंगे, मतलब कुछ इस तरीके से। वो CH3, तब हम कार्बन डाइसल्फाइड डाल देंगे, क्या, Br2 CS2 कार्बन डाइसल्फाइड डाल देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारे पास मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑर्थो और पैरा पे आ जाएंगे, है ना। OCH3, है ना, ये है Br इधर, और प्लस इधर आ जाएगा Br और OCH3। कुछ इस तरीके से हम लोग का ये बन जाएगा ऑर्थोब्रोमो एनिसोल और पैराब्रोमो एनिसोल हमारा ब्रोमिनेशन में। अब नेक्स्ट बारी आती है हमारे पास नाइट्रेशन की, ठीक है। हाँ, अब बारी आती है नाइट्रेशन की। इसमें बेसिकली होता है क्या, फिर से हम ले लेते हैं अपना एनिसोल, है ना। ये क्या है हमारा एनिसोल, इसमें हम लोग डाल देते हैं HNO3, है ना, किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है बेसिकली ऑर्थो एंड ब्रोमो, ऑर्थो और पैरा के दोनों प्रोडक्ट्स, है ना। ये OCH3, ये है हमारा क्या, NO2 और प्लस ये OCH3, ये हम लोग के ये दोनों प्रोडक्ट बन जाते हैं, यानी कि 2 नाइट्रो 1 मिथॉक्सीबेंजीन और 4 नाइट्रो 1 मिथॉक्सीबेंजीन, या फिर कह सकते हैं ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल या पैरा नाइट्रो एनिसोल हम लोग का यहाँ पे नाइट्रेशन से तैयार हो जाता है, कुछ इस तरीके से। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बारी आती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कुछ इस तरीके से हो जाता है हमारा, ये हमारा फिर से एनिसोल ले लेते हैं हम लोग, है ना। OCH3 प्लस CH3Cl किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हम लोग का बेसिकली क्या बन जाता है, हम लोग का बन जाता है ये, है ना। इधर है हम लोग का OCH3, इधर क्या आ जाता है CH3 और प्लस में इधर CH3 और इधर OCH3। तो इसका नाम बेसिकली हमारा हो जाता है O मिथाइल एनिसोल, यानी ऑर्थो मिथाइल एनिसोल एंड पैरामिथाइल एनिसोल। कुछ इस तरीके से हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है। एंड अब लास्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, विच इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बारी आती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बेसिकली क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम लोग ये करते हैं, फिर से ले लेते हैं इधर एनिसोल, है ना, इधर ले लेते हैं क्या, CH3COCl, है ना, ये हम लोग ले लेते हैं और इसको फिर से एनहाइड्रस AlCl3 में डाल देते हैं, एनहाइड्रस AlCl3, कुछ इस तरीके से। तो हमारा क्या बन जाता है, हमारे फिर से
दो प्रोडक्ट इसमें बन जाएंगे। कौन से? एक तो ये OCH3 और इधर क्या बन जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा क्या, वो हमारा COCH3 कुछ इस तरीके से। और हमारा दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला, इसमें इधर आ जाएगा OCH3 और इधर क्या आ जाएगा COCH3। कुछ इस तरीके से हम लोग का ये रिएक्शन हो जाती है एंड इसी के साथ फ्रीडल क्लाउड एसाइलेशन हमारा होता है खत्म। एंड उसी के साथ हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स भी समाप्त होता है। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, है ना, अच्छे से, है ना। तो फिर अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, है ना, बाय बाय, मिला जाएगा किसी और वीडियो में।